सुनीता कहती है, देख रौनक, मैं पहले लड़की से मिलना चाहती हूँ। अगर मुझे लड़की पसंद आई तभी हाँ करूँगी। एक माँ की खुशी तो उसकी औलाद की खुशी में ही होती है। अब रौनक ने अगले ही दिन उस लड़की को अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर पर बुला लिया, जिसे वह पसंद करता था। काली जीन्स और उस पर लाल रंग का टॉप, कंधे पर हैंडबैग, काले लंबे खुले बाल। अच्छी लड़की थी देखने में और रौनक उससे बहुत ज़्यादा उत्साहित था उसे घर लाकर। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, उसे जो वह सुनीता के पास लाया और बोला, माँ, यह रीना है और यह रीना मेरी माँ है। यही तो तुमसे मिलना चाहती थी रीना। रीना ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और सुनीता ने कहा, सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दे दिया। उसे देखकर सुनीता मुस्कुरा उठी। रीना की पहली छाप सुनीता के मन पर सकारात्मक रही। सुनीता नाश्ता लेकर आई और तीनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। इसी दौरान सुनीता ने रीना से उसके परिवार खानदान की जांच पड़ताल निकाल ली। सुनीता ने रीना को बेहद संस्कारी और सुलझी हुई प्रतीत हो रही थी। सुनीता ने रीना के परिवार से मिलकर शादी की बात पक्की करने को कहा, जिस पर रोहन और रीना दोनों एक साथ बोले, हमें शादी नहीं करनी है। तो आप सुनीता आश्चर्य से बोली, ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? शादी नहीं करने का क्या मतलब है? तब रोहन बोला, माँ, हम शादी नहीं करना चाहते। तो सुनीता गुस्से में बोली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? शादी नहीं करना चाहते? शादी नहीं करना चाहते से क्या मतलब है? प्यार करते हो ना एक दूसरे को, एक साथ रहना चाहते हो ना दोनों, फिर शादी क्यों नहीं करनी तुम्हें? रीना बोली, आंटी एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। सुनीता बोली, क्यों सुनूं तुम्हारी बातें? कल तो रौनक मुझसे कह रहा था कि मैं अकेली नहीं रही इसलिए वो घर में लेके आएगा किसी को, और अब मना कर रहा है शादी के लिए। शादी नहीं करनी तो तुझे यहाँ लेकर क्यों आया? रौनक कहता, माँ सुनो तो सही, पहले हम शादी नहीं करना चाहते, बल्कि हमने सोचा है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। सुनीता झुंझलाते हुए बोली, अब ये क्या होता है? रौनक बोला, हम दोनों बिना शादी के एक साथ एक घर में एक कमरे में पति पत्नी की तरह रहना चाहते हैं माँ। रौनक की बात सुनकर सुनीता को बहुत तेज गुस्सा आया और उसका हाथ उठ गया। सुनीता चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी नीच बातें करते हुए? एक साथ रहोगे बिना शादी के, वो भी पति पत्नी बनकर? सोच भी कैसे लिया तुम दोनों ने ऐसा? ये तो लड़का है, इसमें तो चलो अकल नहीं है, पर रीना तू तो लड़की है ना, मान मर्यादा अच्छे से जानती समझती है, फिर इतना बेकार निर्णय कैसे ले लिया तुम दोनों ने? समझाया क्यों नहीं तूने उसे? रीना उनके पास आकर कहने लगी, आंटी, लिव इन में रहना कोई पाप नहीं होता, हमारी सरकार भी इजाज़त देती है इसे, कानूनन मान्यता दी गई है इस रिश्ते को, ये तो गलत कैसे हो सकता है? सुनीता बोली, एक बात बताओ, तुम दोनों को शादी से क्या आपत्ति है? शादी क्यों नहीं कर सकते तुम दोनों? शादी करके भी तो तुम एक साथ रह सकते हो, फिर क्यों नहीं करनी शादी? रौनक बोला, माँ, हम दोनों जो दूसरे से प्यार करते हैं और अपना प्यार दुनिया को दिखाने के लिए हमारे रिश्ते को नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम शादी नहीं करेंगे। और वैसे भी यह सब तो शहरों में आम बात है माँ, बहुत लोग रहते हैं माँ शहर में जो लिव इन में हैं और अपनी ज़िंदगी इसमें खुश भी हैं। सुनीता भरी आँखों से कहती है, तुझे मैंने शहर में पढ़ना लिखना सीखने भेजा था, या ये शहरी संस्कृति? कल तक मुझे गर्व हो रहा था मेरे बेटे पर कि शहर जाकर भी वह अपने संस्कार नहीं भूला, लेकिन आज तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। क्या मुँह दिखाऊंगी मैं गांव बिरादरी के लोगों को? लोग हंसेंगे हम पर कि मेरा बेटा बिन ब्याह के किसी लड़की के साथ रहता है। तेरी माँ की परवरिश पर लोग उंगलियां उठाएंगे। रीना बोली, तो हमें ऐसे लोगों को बताना ही क्यों है कि हम शादीशुदा हैं या नहीं है? सुनीता बोली, अच्छा, और जब रिश्तेदार जान पहचान वाले ताने देंगे ना कि बेटे की शादी कर दी और हमें बुलाया भी नहीं, तब कौन सा मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने? क्या बताएंगे उन्हें कि शादी तो हुई ही नहीं? हम गांव के हैं बेटा, तुम्हारी तरह शहरी चाल चलना नहीं आता हमें। यह गलत है तो गलत है, तुम दोनों बिना शादी के एक साथ नहीं रहोगे बस। रीना बोली, मगर कानून भी तो हमें इस बात की इजाज़त देता है आंटी जी। सुनीता बोली, ये कानून और किताबी बातें अपने घर वालों को जाकर बोलना तुम, फिर वो बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है।
रीना बोली, वो तो सब जानते भी हैं आंटी, और हमारे इस फैसले के बारे में साथ भी हैं। यह सुनकर तो सुनीता के होश उड़ गए। वह खुद को बिल्कुल ठगा सा महसूस कर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कैसे कोई माता पिता अपनी बेटी को किसी लड़के के साथ बिना शादी संग रहने की इजाज़त दे सकता है। शायद यही फर्क था भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में, जो रौनक और रीना के परिवार में था। सुनीता बोली, तुम दोनों को साथ रहना है तो शादी करके भी तो रह सकते हो ना, उसमें क्या हर्ज है तुम दोनों को? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। रौनक बोला, माँ हम शादी करना नहीं चाहते, इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? रीना रोते हुए बोली, रौनक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ अपनी माँ को समझाओ ना कि वो मान जाएं। तब रौनक बोला, सुना माँ आपने, कितना प्यार करती है रीना मुझसे, मैं इसे नहीं छोड़ सकता माँ, और हम साथ ही रहेंगे। सुनीता बोली, साथ रहना ही है तो पूरी रीति रिवाज से रहो ना बेटा, ये क्या बेवजह की जिद पकड़ कर बैठे हो? रीना रोने लगी और उसका रोना देखकर रौनक क्रोध में भर गया और वह अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में कहने लगा, माँ मैं और रीना एक साथ रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। आपको हमारे साथ रहना तो खुशी खुशी रहिए, वरना मैं कल के कल ही आपको गांव वापस छोड़ आता हूँ। आप गांव में ही रहना, मैं खर्चे के पैसे भेज दिया करूँगा। रौनक सुनीता के मुँह से जो मुँह फेर कर खड़ा हो गया। रौनक के कठोर शब्दों से जो सुनीता की ममतामयी हृदय पर कुठारा घात हुआ। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आज उसके सामने वह रौनक था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुनीता का दिल दुख से भर गया और वह मात्र इतना ही बोल सकी, जैसा तुझे ठीक लगे बेटा, और अपने कमरे में चली गई। बेटे के प्रति असीम मोह ने सुनीता को बांध रखा था, जिसके कारण उसे गांव वापस जाना भी गवारा नहीं था। उसके जहन में जो पड़ोसन भाभी की बातें रह रहकर उमड़ने लगी, शहर की हवा में कहीं रौनक खो न जाए। आज उसे उनकी कई बातें सच लग रही थी। रौनक के व्यवहार से सुनीता का मन बहुत ही विचलित हो गया था, लेकिन सुनीता के लाख मनाने के समझाने के बाद भी रौनक नहीं माना और वह रीना को अपने घर ले आया। मजबूरन जो सुनीता को चुप्पी साधनी पड़ी। सुनीता गांव के रंग में रंगी और रीना शहर के वातावरण में पली बढ़ी लड़की थी। दोनों को एक साथ घुलने मिलने में वक्त लगने वाला था। पहले तो सुनीता इस रिश्ते से खुश नहीं थी, लेकिन जब दोनों बच्चों ने फैसला ले ही लिया तो सुनीता ने भी अपनी जिद छोड़कर उन्हें अपना लिया। कुछ समय तक सब सही चलता रहा। सुनीता रीना पर भरपूर प्यार लुटाती। एक दिन सुनीता की तबीयत कुछ खराब थी। रौनक ने उन्हें दवाई लाकर दे दी और रीना सज धज कर उस दिन कहीं जाने को हुई तो सुनीता ने उन्हें रोकते हुए कहा, रीना बेटा तुम कहीं जा रही हो? रीना ने प्रसन्नता से कहा, हाँ माँ, आपको पता है ना मैं हर शनिवार को अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाती हूँ, तो आज भी मेरी फ्रेंड्स के साथ किट्टी पार्टी में जा रही हूँ। सुनीता बोली, बेटा आज रहने दो ना तुम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम जरा मेरे पास ही आज रुक जाओ। रीना बोली, लेकिन माँ सभी मेरा वेट कर रही होंगी और मैं तैयार भी हो गई हूँ, नहीं जाऊँगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। सुनीता बोली, बेटा मेरे बस में होता तो मैं तुझे रोकने को कभी नहीं कहती, प्लीज़ आज घर पर ही रुक जा। सुनीता ने छोटा सा मुंह बना लिया। उसके उदास चेहरे को देखकर सुनीता का दिल पिघल गया और बोली, ठीक है चली जाओ तुम, बस मेरी ज़रूरत की एक दो चीज़ें मेरे पास रख जाओ, हो सके तो आज थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। यह सुनकर रीना खुश हो गई। उसने कहा, जी माँ, और कहते हुए सुनीता के कहे अनुसार उनकी ज़रूरत का सारा सामान उनके पास रख दिया और वह फिर अपनी फ्रेंड से मिलने चली गई। रात हो चली थी लेकिन रीना घर वापस नहीं आई थी। सुनीता को भूख लगने लगी तो वह उठकर अपने लिए कुछ खाने को देखने गई। रसोई में जाने लगी। सुनीता की हालत खड़े होने की भी नहीं थी, मगर घर में कोई नहीं था तो उसने खुद से उठने की कोशिश की। सुनीता बिस्तर से उठकर दीवार का सहारा लेकर लगभग रिगसते हुए रसोई की तरफ जाने लगी, लेकिन उसे चक्कर आने लगे और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। वह ज़मीन से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आसपास कोई सहारे की वस्तु न होने के कारण सुनीता के लिए उठ पाना बेहद मुश्किल हो गया था। ठीक उसी समय रौनक घर पर आया। उसने सुनीता को ज़मीन पर गिरे देखा तो वह दौड़कर उसके पास आया। रौनक ने अपनी माँ को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया और रीना रीना कहकर उसे आवाज़ देने लगा। सुनीता हाँफते हुए बोली, बेटा वो तो अपनी सहेलियों के साथ गई है। रौनक बोला, माँ
वो आपको इस हाल में अकेले छोड़ कर कैसे जा सकती है? सुनीता वो रुक रुक कर हकला कर बोल रही थी, बेटा मैंने ही कह दिया था जाने को, तो वो मेरा सारा काम करके गई थी। रौनक बोला, फिर आप बिस्तर से क्यों उठी माँ? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। सुनीता बोली, भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को ले आ। रौनक बोला, माँ आप लेटिए, मैं भी आपको कुछ खाने को लेकर आता हूँ। रौनक रसोई में जाकर जल्दी से अपनी माँ के लिए कुछ खाने को लेकर आया और अपने हाथ से खिलाने लगा। उसी समय रीना भी घर आ गई। उसने रौनक को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे रौनक तुम कब आए? आज तुम जल्दी आ गए या मुझे देरी हो गई आने में? रौनक गुस्से में बोला, तुम मेरी माँ को अकेले छोड़कर क्यों चली गई? रीना बोली, मैं तो माँ से पूछ कर गई थी रौनक, तुम चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। रौनक बोला, सब बता दिया है माँ ने मुझे, लेकिन इतनी समझ तो तुम्हें भी होनी चाहिए ना कि माँ बीमार है तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ूं। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी किट्टी पार्टी की पड़ी है बस। सुनीता बोली, बेटा इसे मत डांट, इसकी सच में कोई गलती नहीं है। रीना बोली, सुन लिया तुमने, हो गई तसल्ली? अब रीना को गुस्सा आ गया और वह पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रौनक सुनीता को खाना खिलाने लगा तो सुनीता ने कहा, बेटा तुझे रीना से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए, जा जाकर देख वो गुस्से में है। रौनक उठकर अपने कमरे में गया तो देखा रीना गुस्से में भरी बैठी थी। रौनक ने उसके सामने कान पकड़कर सॉरी कहा। रीना उस पर बरसते हुए बोली, मैंने जब कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है तब तो तुमने माना नहीं, अब क्या अचार डालूं तुम्हारे इस सॉरी का? तुम्हें आइडिया भी है? तुमने कितना चिल्लाया मुझ पर। हम 4 साल से साथ हैं रौनक, लेकिन कभी हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और तुम्हारी माँ को आए 4 महीने भी नहीं हुए और तुम मुझ पर इस तरह चिल्लाने लगे। रौनक बोला, ऐसा नहीं है यार, वो मैंने माँ को ज़मीन पर नीचे गिरे देखा तो बस गुस्सा आ गया, आई एम सॉरी। रीना बोली, तो अपना ये गुस्सा ज़रा काबू में रखा करो, बेवजह तुम्हारा गुस्सा सहन नहीं करूँगी मैं। रौनक बोला, आगे से ऐसा नहीं होगा रीना, कभी मैं कभी नहीं डांटूंगा तुम्हें, प्रॉमिस। और रौनक ने रीना को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोनों में सुलह हो गई। रौनक ने कहा, भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाना बना दो यार। अभी लाती हूँ, कह के रीना रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। रीना ने अपने और दीपक के लिए खाना बनाया। उसके बाद सुनीता के पास गई और पूछने लगी, माँ आपको कुछ चाहिए? सुनीता ने उसे पानी देने को कहा तो रीना ने एक जग पानी उसके पास रख दिया। उसके बाद रौनक के साथ खाना खाए और सो गए। अगले दिन रविवार था तो रौनक भी घर पर ही था। सुनीता की तबीयत में पहले से सुधार था, इसलिए वह उठकर थोड़ा बहुत काम करने लगी ताकि सेहत में जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। सुनीता की हालत पहले से ठीक देख रीना ने रौनक से कहा, चलो ना हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, कितना वक्त हो गया है हम कहीं साथ में नहीं गए, चलो ना आज चलते हैं। रौनक ने भी उसे हाँ कह दिया और वो लोग शाम होते ही सैर पर जाने को तैयार हो गए। जाते जाते रौनक ने अपनी माँ से कह दिया, माँ आप खाना खाकर सो जाना, रीना ने रसोई में रख दिया है, हम बाहर ही खाकर आएंगे। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। रौनक और रीना दोनों चले गए। रात होने पर सुनीता अपने लिए खाना लेने गई तो सुनीता ने सब्जी के बाउल को देखा तो उसमें दोपहर की सब्जी रखी थी और चपाती बॉक्स देखा तो दोपहर की बची हुई चपातियाँ रखी थी। सुनीता अपनी थाली लगाते हुए खुद से कहने लगी, शायद रीना बनाना भूल गई होगी या फिर रखा है खाना इसलिए नहीं बनाया होगा। कितनी समझदार लड़की है, जरा भी खाना बेकार में जाया नहीं करती। सुनीता ने खुश होते हुए चपातियों को हल्का सा गर्म किया और खाना खाने लगी। खाना खाकर वह सो गई और रौनक और रीना घूमकर देर रात वापस आए और सीधे अपने कमरे में सोने चले गए। और इधर जो उनका इंतजार करके सुनीता भी सो गई थी। अगली सुबह सुनीता जल्दी उठ गई और रात को देरी से आने के कारण जो रौनक और रीना सो रहे थे, सुनीता ने सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बना दिए और देखते ही देखते 9 बज गए। वह सोचने लगी, रौनक का दफ्तर का समय हो गया है, लगता है आज आंख नहीं खुली दोनों की, मैं जाकर जगा देती हूँ। सुनीता रौनक के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी तो रौनक और रीना की आंख खुल गई। रौनक जो बोला कि देखना रीना क्या हो रहा है, दरवाजे पर आवाज़ आ रही है। रीना नींद खराब होने से झुंझलाते हुए बोली, रौनक देखो ना, तुम्हारी माँ ने सुबह सुबह
घर सिर पर क्यों उठा रखा है? अब ये चैन से सोने भी नहीं देगी क्या हमें? एक दिन जरा लेट क्या हुए, शोर मचा दिया इन्होंने तो। जाओ जाकर देखो तुम, मुझे तो नींद आ रही है। रीना नींद में बोलती हुई सो गई और जो रौनक ने उबासियां लेते हुए दरवाज़ा खोला तो अपनी माँ को सामने खड़े देखा। वह नींद खराब होने की वजह से चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्या माँ, क्यों सुबह सुबह दरवाज़ा पीट रही हो? सारी नींद खराब कर दी। तब सुनीता जी बोली, बेटा 9 बज गए हैं, तू दफ्तर नहीं जाएगा क्या आज? तेरा कोई ज़रूरी काम था ना आज, इसलिए जगाने आई थी मैं। तो सुनीता ने अपनी सफाई देते हुए रौनक से कहा। रौनक आंखें मसलते हुए बोला, हाँ माँ, याद है माँ, मैं उठ रहा था खुद ही, पर आपने ऐसे शोर मचाकर सारा मूड खराब कर दिया। रीना की नींद और ख़राब हो गई है। अब जाओ मेरे लिए नाश्ता बना दो, मैं आता हूँ तैयार होकर। रौनक ने इतने बुरे तरीके से कहा कि सुनीता के मन को उसके शब्दों से ज़्यादा उसका लहजा तकलीफ दे गया। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। अब रौनक तैयार होकर आया और सुनीता ने उसे नाश्ता परोसा। रौनक अपना टिफ़िन लेकर चला गया। उसे एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि सुनीता के मन को कितनी ठेस पहुंची है। सुनीता ने भी नाश्ता कर लिया और दोपहर हो चली। तब रीना उठकर कमरे से बाहर आई और बोली, माँ, एक गिलास नींबू पानी देना, मेरा सिर घूम रहा है। सुनीता समझ गई कि जरूर इसने शराब पी है रात को, तभी इतना ज़्यादा सोई है। अब चक्कर भी आ रहे हैं। सुनीता ने उसे नींबू पानी बनाकर दिया। रीना पानी पीकर नहाने चली गई ताकि नशा उतर जाए। उसके आते ही सुनीता ने उससे पूछा, रीना बेटा, तुम रात को शराब पीकर घर आई थी? रीना उसके सवाल से थोड़ा डर गई। तब सुनीता बोली, देखो बेटा, तुमने शराब पी ना कल रात को? रीना बोली, हाँ माँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा पी ली कल। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। खाने में क्या बनाया आपने? तब सुनीता बोली, छोले चावल और चपातियाँ हैं, लगा दूँ तेरा खाना? रीना बोली, हाँ माँ, मैं तो खाना खाती हूँ, फिर दवाई लूँगी। सुनीता ने उसे खाना ला कर दिया। अब रीना ने खाना खाया और एक निवाला खाते ही खाना फेंक दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, ये कैसा खाना बनाया आपने? नहीं बनाना आता तो मुझे बोल देती, मैं बना लेती ना। अब क्या खाऊं मैं? एक तो पहले ही सिर दर्द हो रहा है, ऊपर से आप और परेशान कर रही हैं। अब रीना चिल्लाकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुनीता उसे आवाज़ देती रही, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। सुनीता ने खाना चक्कर देखा तो एकदम ठीक था। उसे समझ नहीं आया रीना इतना गुस्सा क्यों हो गई, जबकि छोले तो खाने में एकदम ठीक बने हैं। सुनीता बेमन से खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रीना पूरा दिन हो गया कमरे से बाहर नहीं निकली। अब सुनीता को उसकी बहुत चिंता होने लगी। शाम को सुनीता उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी तो वह कमरे से बाहर आई, लेकिन वह सुनीता से नहीं बोली। रात का खाना रीना ने बनाया। रौनक भी घर आ गया तो रीना ने उसे रात का खाना सर्व किया। सुनीता ने भी खाने के लिए कहा तो रीना ने उसे दोपहर के बने छोले चावल पकड़ा दिए। सुनीता जैसे ही कुछ बोलने को हुई, उसे रौनक और रीना का झगड़ा याद आया। वह लड़ाई के डर से चुप हो गई। अब रौनक ने सुनीता की प्लेट देखकर कहा, अरे आज छोले चावल भी बनाए हैं, मुझे क्यों नहीं दिए रीना ने? तब वह कहने लगी, तुम्हें एसिडिटी हो जाती है ना रौनक, इसलिए मैंने तुम्हें छोले नहीं दिए। कहकर उसने एक चपाती लाकर उसकी प्लेट में रख दी। सुनीता को रीना का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कुछ कहती और घर में कलेश होता। इस डर से जो सुनीता चुप रही, लेकिन उसकी इसी चुप्पी से रीना को शय मिल गई। अब यह रीना की आदत बन गई। वह जो भी बचा हुआ बासी खाना होता उसे सुनीता को यह कहकर दे देती, माँ, खाना व्यर्थ नहीं करना चाहिए ना, इससे अन्न का अपमान होता है। सुनीता ने 1-2 बार विरोध भी किया, किंतु रौनक ही सुनीता को कह देता कि माँ, कभी कभार यदि ठंडा भोजन कर लिया जाए तो क्या हो गया। इसलिए सुनीता ने भी कहना छोड़ दिया। अब प्रतिदिन घर में कलेश होने से घर की सुख शांति चली जाती। यही सोचकर सुनीता जैसा मिलता वैसा खा लेती। एक रोज मालूम हुआ कि रीना गर्भवती है तो तीनों बहुत ही खुश हुए। रौनक और रीना बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर सुनीता के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सुनीता रीना पर भरपूर प्यार लुटाती, उसकी पूरी देखभाल करती। रीना को तनिक भी दिक्कत नहीं होने देती थी। रीना का जो भी खाने को मन होता सुनीता उसे बना कर देती। उसके पैरों में दर्द होने पर भी स्वयं उसके पैरों में तेल की मालिश करती। देखते ही देखते 9 महीने पूरे हो गए और रीना ने सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। रीना ने अपनी बेटी का नाम रोहिणी रखा। रोहिणी के जन्म के पश्चात सुनीता ने रीना और रोहिणी दोनों की बहुत देखभाल की।
वह रोहिणी रीना को जो बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखने देती थी और सारा दिन रोहिणी को संभालती, घर के काम के साथ साथ रोहिणी का पूरा ध्यान रखती। सुनीता रोहिणी को देख देखकर फूली नहीं समाती। उस नन्ही सी जान ने सुनीता के झुके हुए कंधों में जान डाल दी थी। सुनीता के जीवन में जो बेटी की कमी उसकी सास की बदौलत आई नहीं थी, वह उसकी पोती ने पूरी कर दी थी। सुनीता उस पर अपनी सारी ममता लुटाती। डिलीवरी के कुछ समय बाद सुनीता जो रीना की अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। खाना बनाने की जिम्मेदारी अब रीना पर थी और सुनीता रोहिणी को संभालती थी। रोहिणी के साथ सुनीता का अच्छा वक्त जो बीत रहा था। दोनों दादी पोती अपनी अलग ही भाषा में बतियाते थे। सुनीता रोहिणी को देखकर रौनक के बचपन के किस्से जो रीना को और सुनाती थी। घर में सभी खुश रहने लगे थे। समय पंख लगाकर बड़ी तेजी से उड़ गया और रोहिणी धीरे धीरे 9 साल की हो गई। अब वह इतनी शीघ्रता से बड़ी हुई जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। रोहिणी अपने नाम के अनुरूप बहुत ही सुंदर, मनमोहक और प्यारी सी थी। उसकी शरारती बातें, चंचलता और चुलबुलाहट इतनी ज़्यादा थी कि वह किसी का भी मन मोह लेती थी। वह अधिकांश समय अपनी दादी के पास रही, इसलिए उसे सबसे अधिक लगाव भी अपनी दादी सुनीता से ही था। रोहिणी अपनी दादी से इतना प्रेम करती कि उन्हें कोई कुछ कहता तो वह सबसे लड़ने को तैयार खड़ी रहती, लेकिन अपनी दादी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करती थी। यही हाल सुनीता का था। वह रोहिणी को किसी को नहीं डांटने देती थी। गलती होने पर वह स्वयं रोहिणी को समझाती, लेकिन किसी को भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने देती थी। एक रोज़ रोहिणी के विद्यालय में माता पिता और शिक्षकों की सभा बुलाई गई। रात को सभी साथ खाना खाने बैठे तो रोहिणी कहने लगी, दादी कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया गया है, तो आप चलेंगी मेरे साथ? रौनक बोला, पेरेंट्स को बुलाया है बच्चा, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं। तब रोहिणी बोली, मैं जानती हूँ पापा, लेकिन आपको तो ऑफिस जाना है, तो आप तो आएंगे नहीं मेरे साथ। रीना बोली, तुम्हारे पापा नहीं आ सकते बेटा, तो मैं तो आ सकती हूँ ना, मैं चलूँगी तुम्हारे स्कूल। ओके। रोहिणी हंसते हुए बोली, मम्मा आप चलोगी मेरे साथ? और वह हंसने लगी, आप तो बिना स्पा में जाए कहीं जाती नहीं है, फिर मेरे स्कूल में कैसे चलेंगे? सुनीता रोहिणी से बोली, गलत बात बेटा, मम्मा से ऐसी बात नहीं करते, माफ़ी मांगो चलो मम्मा से। रोहिणी बोली, सॉरी मम्मा। और रीना गुस्से में उठते हुए बोली, आपने इसे ना इतना बिगाड़ कर रखा है माँ, हमें तो कुछ समझती ही नहीं है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा कर रखती हैं आप इसे। सुनीता बोली, वो बच्ची है बेटा, जैसा देखेगी वैसा बोलेगी। रीना बोली, ज़्यादा इसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है माँ, जो इसकी हरकतें हैं ना आपसे ही मिली हैं इसे। अब रौनक गुस्से में बोला, तुम दोनों सास बहू के झगड़े कभी ख़त्म होंगे या नहीं? आदमी चैन से खाना भी नहीं खा सकता घर में। रीना बोली, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी माँ को समझाओ ना, जो हर वक्त मेरी बेटी को अपने साथ साथ लिए फिरती है। सुनीता भर्राई आवाज़ में बोली, तुम्हारी बेटी क्या मेरा कुछ भी नहीं लगती? रौनक बोला, माँ प्लीज़ अब आप ये रोना धोना शुरू मत कीजिएगा, सारा दिमाग खराब करके रख दिया। रोहिणी कान पर हाथ रखकर चीखते हुए बोली, बस चुप कीजिए आप सब। मम्मा आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं दादी पर? मैं जब भी आपको अपने स्कूल चलने को कहती हूँ तो आप खुद दादी को मेरे साथ भेजती हैं। आज मैंने दादी को बोल दिया तो आप हम दोनों पर इतना गुस्सा करने लगी। जब रौनक बोला, रोहिणी बिहेव योर सेल्फ बेटा, अपनी मम्मा से कोई ऐसे बात करता है क्या? रोहिणी बोली, सॉरी पापा, मैंने जो बोल रही हूँ वो सच है, आप दोनों के पास कभी मेरे लिए टाइम नहीं होता। दादी ही मेरे स्कूल के लिए तैयार करती है मुझे, दादी ही मुझे घर पर पढ़ाती है, दादी मेरे स्कूल में आती है, फिर आज मम्मा इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं कभी मम्मा से बात करने जाती हूँ, कुछ पूछती हूँ तो वो हमेशा मुझे या तो डांट देती हैं या अपने फ़ोन में अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी रहती हैं। मम्मा हर वक्त मुझ पर बस गुस्सा करती रहती हैं। और यह कहकर रोहिणी रोते हुए कहने लगी। रोहिणी रोते हुए अपनी दादी से लिपट गई और सुनीता कहने लगी, तुम दोनों में इतनी भी समझ नहीं है ना, छोटे बच्चों के सामने कैसे पेश आना चाहिए? क्या इज्जत रहेगी बच्चे के मन में बड़ों के लिए? क्या असर पड़ेगा उसके कोमल मन पर? कुछ तो लिहाज किया होता इसकी उम्र का। सुनीता आज पहली बार गुस्से में बोली और रोहिणी को चुप कराने लगी। रौनक ने अपनी नज़रें झुका ली। सुनीता की बातें, उनकी रोहिणी से नज़दीकियाँ रीना के दिल में अब सूल की तरह चुभने लगी थी। उसे लगा जैसे सुनीता उसकी बेटी को उससे दूर कर रही है। वह अपनी कमी को सुधारने के बजाय सुनीता को दोषी मान बैठी। सुनीता
रीना ने अब गुस्से में रोहिणी का हाथ पकड़कर सुनीता से दूर अपनी ओर खींचा और रोती हुई रोहिणी को लगभग घसीटते हुए उसके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। तब रीना बहुत गुस्से में थी और रोहिणी रोते हुए बार बार बोल रही थी, मम्मा छोड़िए मुझे, प्लीज़ मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए ना मुझे। रीना उसे बस मार बरसते हुए बोली, दर्द हो रहा है ना तुझे? अब हाँ, बाहर तो बड़ी कैची सी जवान चल रही थी तेरी, दादी की बड़ी चमची बन रही थी बाहर तो। अब बताती हूँ तुझे मैं, आज तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। दादी दादी कहना भूल जाएगी आज तू, ज़्यादा सिर चढ़ा रखा है ना माँ ने तुझे, आज मैं तुझे लाइन पर लाती हूँ। इतना कहकर जो रीना ने एक तमाचा रोहिणी के नाजुक से गाल पर जड़ दिया। क्रोध में वह इतनी अंधी हो गई कि अपनी बेटी पर हाथ उठाने में एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं कांपा। अब रीना उस पर चिल्लाते हुए बोली, आज के बाद मुझे अपनी दादी के साथ नज़र भी आई ना, तुम तो एक और थप्पड़ लगेगा समझी। खबरदार, जो उनके पास भी गई बिगाड़ कर रख दिया है बिल्कुल। खुद तो बच्चे संभालने आते नहीं हैं और मुझे ज्ञान देने चली हैं। रीना पैर पटकते हुए गुस्से में उसके कमरे से चली गई और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। रौनक उसके पास आकर कहने लगा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो रीना, प्लीज़ कम डाउन। यार इतना गुस्सा नहीं करते, मुझे शांत कराने के बजाय रीना बोली, अपनी माँ से जाकर कहो वो रोहिणी से दूर रहे। अब रीना गुस्से में लगभग चीखते हुए कह रही थी। रौनक बोला, मैं समझा दूंगा माँ को, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ और ये बताओ रोहिणी कैसी है। रीना बोली, ठीक है, वो आज उसे अच्छे से सबक सिखाया गया है, कुछ दिन में अकल ठिकाने रहेगी उसकी। अब बहुत ही बदतमीज होती जा रही है, तुम्हारी माँ ने उसे बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रौनक बोला, वो तुम्हारी भी माँ है रीना, और उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा रोहिणी को। बच्ची है रोहिणी, समझ जाएगी जैसे जैसे बड़ी होगी। रीना बोली, अगर तुम यहाँ अपनी माँ की वकालत करने आए हो ना, तो मुझे कुछ नहीं सुनना। रोहिणी अब से उनके पास नहीं रहेगी, मेरी बेटी है, मैं खुद संभाल लूँगी उसे, समझा देना अपनी माँ को। रौनक जैसे ही उसके करीब जाने लगा, रीना उठकर अपनी जगह पर जाकर सो गई। रौनक ने उसे इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। उसने सोच लिया कि एक बार वो रोहिणी को देखकर आता हूँ, वो सोई है या नहीं। रौनक उसके कमरे में गया, दरवाजे से ही रोहिणी को सोते हुए देखा। रोहिणी सुबकते हुए सो चुकी थी। रौनक दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में जाने को हुआ तो उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी। वह सुनीता के पास जाकर कहने लगा, माँ मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सुनीता उसकी ओर उदासीन नज़रों से देखकर बोली, कहो क्या बात करनी है बेटा। रौनक बोला, माँ आप जानती हैं आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुनीता बोली, हाँ तू सही कह रहा है बेटा। तब रौनक बोला, माँ रीना को लगता है आप रोहिणी को उससे दूर कर रही हैं। सुनीता बोली, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी बेटा। हाँ, पोते पोतियों में अपनी औलाद से ज़्यादा मोह होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं तुमसे तुम्हारी बेटी दूर कर दूँ। औलाद को खोने का दर्द मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है बेटा। रौनक बोला, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। सुनीता बोली, कुछ नहीं, वो सब छोड़ और ये बता क्या बात करनी है तुझे मुझसे। रौनक बोला, माँ आप जो रोहिणी से थोड़ा दूर रहा करो ताकि वह अब अपनी माँ के करीब हो सके। कोशिश करना आप भी कि रोहिणी ज़्यादा वक्त अब रीना के साथ गुजारे, आपके नहीं। रौनक की बात सुनकर सुनीता को गहरा धक्का लगा। अब रौनक अपनी बात कहकर जाने लगा तो सुनीता ने उसे पीछे से टोकते हुए बोला, तुझे भी यही लगता है क्या बेटा, मैं रोहिणी को तुमसे दूर कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। जो रौनक बोला, बस जो कहा है आप प्लीज़ वो मान लीजिएगा। और इतना कहकर रौनक अपने कमरे में चला गया और सुनीता की आंखों में आंसू बहने लगे। रौनक कब इतना बदल गया सुनीता को पता ही नहीं लगा। उसे रीना के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, ना ही अपनी माँ ना ही अपनी बेटी। सुनीता आहें भरते हुए बोली, पूरी रात उसकी जो यूं ही गुजर गई। सुनीता हमेशा की तरह सुबह सबसे पहले उठी। उसने सोचा अभी तो रीना और रौनक उठे नहीं हैं, एक बार रोहिणी को देख लेती हूँ, पता नहीं मेरी बच्ची ठीक से सो भी पाई है या नहीं। सुनीता रोहिणी के कमरे में गई। उसने रोहिणी का गाल देखा जो रात को रोहिणी के थप्पड़ मारने से जो उसको लाल हो गया था, जो उसकी माँ रीना ने मारा था। जैसे उसने रोहिणी के सिर पर हाथ फेरा वह बुखार से तप रही थी। सुनीता यह देखकर घबरा गई। उसने रोहिणी को जगाने की कोशिश की लेकिन वह कुनकुनाते हुए दोबारा सो गई। सुनीता जल्दी से ठंडा पानी लेकर आई और उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। उसके बाद सुनीता ने उसे पानी में घोलकर सोते हुए ही दवा पिलाई
और फिर उसके सिर की पट्टियाँ रखने लगी। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा। सुनीता रोहिणी की देखभाल कर रही थी और रीना और रौनक भी जाग गए थे। वह बोली, जरा मैं रोहिणी को देख कर आती हूँ, रीना कहने लगी और उठकर वह सीधे रोहिणी के कमरे में चली गई। सुनीता को वहाँ रोहिणी के सिराने पर पट्टियाँ बदलते देखकर रीना हैरानी से बोली, माँ आप यहाँ? क्या हुआ रोहिणी को? आप इसके सिर पर पट्टी क्यों रख रही हैं? सुनीता बोली, रोहिणी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं इसके सिर पर ठंडी पट्टी रख रही हूँ ताकि बुखार कम हो जाए। रीना बोली, आपने मुझे या दीपक को क्यों नहीं बताया? सुनीता बोली, तुम दोनों सो रहे थे इसलिए तुम्हें जगाना सही नहीं लगा, मैंने इसे दवाई दे दी है। रीना बोली, सोए ही तो थे, मरे थोड़ी थे, जगा नहीं सकती थी हमें। सुनीता ने रोहिणी के सिर पर कपड़ा रखा और रीना का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आई और रौनक भी वहीं हॉल में बैठा हुआ था। सुनीता रीना से कहने लगी, कच्ची नींद में उठने से तुम्हारे सिर में दर्द हो जाता है, याद है या भूल गई? अब उठ गई है ना, तो अब संभाल लो उसे, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। रीना ने अपनी नज़रें झुका ली। सुनीता वहाँ से जाने को हुई लेकिन कुछ सोचकर रुक गई और वह वापस रीना और रौनक के पास आकर कहने लगी, वो अभी बहुत छोटी है, अगर उसे प्यार से अपना बनाओगे तो वो खुश रहेगी, नहीं तो तुम उसकी मुस्कान देखने को भी तरस जाओगे। कल जो भी हुआ, तुमने जो उस पर हाथ उठाया उससे बहुत ज़्यादा सहम गई है वो, इसी वजह से उसे बुखार आया है। आगे से उसके सामने कभी ऐसा कुछ ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों की है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी रोहिणी से जितना हो मुझसे दूर रहे। सुनीता ने दिल पर पत्थर रखकर रोहिणी से दूर रहना स्वीकार किया ताकि वो लोग कभी उस मासूम पर गुस्सा ना करें। वह अपने काम में लग गई और रीना रोहिणी के कमरे में गई। वह खुद उसके सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखने लगी। कुछ देर बाद रोहिणी ने अपनी आंखें खोली तो वह एक पल के लिए अपनी माँ को देखकर सहम गई। रीना बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। रोहिणी बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। रीना बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटा? तब रोहिणी ने अपने सिर पर हाथ लगाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि उसे बुखार है। रीना बोली, कल के लिए आई एम सॉरी बेटा, प्लीज़ अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। रोहिणी थोड़ी देर खामोश रही और कहा, ठीक है मम्मा। रोहिणी रीना के डर से बोलते बोलते रुक गई, लेकिन रोहिणी ने अभी खुद को शांत रखा और बोली, दादी अभी पूजा वगैरह कर रही है बेटा, आती होंगी तुमसे मिलने, ओके? रोहिणी ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। रीना ने कहा, चलो तुम उठकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ, ठीक है? रोहिणी ने कहा, ठीक है मम्मा, आ, और उठकर वह वॉशरूम चली गई। रीना रसोई में आकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। तब तक रौनक ऑफिस के लिए तैयार हो गया और सुनीता भी अपनी पूजा पाठ खत्म करके आ गई। रोहिणी जो अपने कमरे में आ गई थी और उसकी नज़रें अपनी दादी पर थीं। नादान दिल ममता की ओर खिंचने लगा। रोहिणी अपनी दादी के पास जाने को हुई, तभी उसके कानों में रीना की आवाज़ आई। उसे जो कल रात की बात याद आ गई। रोहिणी सुनीता के पास न जाकर अपनी माँ के पास चली गई। सुनीता मन महसूस कर अपने कमरे में आ गई। रौनक नाश्ता करके अपने ऑफिस चला गया और रीना के डर से रोहिणी सुनीता से कुछ कटी कटी रहने लगी, लेकिन दोनों दूर होकर भी जल बिन मछली जैसे तड़पती थी। रीना कभी रोहिणी और सुनीता को एक साथ देख लेती तो उसी वक्त सुनीता पर चिल्लाने लगती, उसे खूब खरी खोटी सुनाती। रौनक भी हमेशा रीना की तरफदारी करता था, वह कभी रीना को नहीं समझाता था। सुनीता पूरे दिन अपने कमरे में उदास परेशान सी रहने लगी। अपनी उम्र से पहले उसके कमल समान मुख पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 62 की उम्र में 75 की लगने लगी थी। रीना और रौनक स्वयं भी सुनीता से कम बोलते थे और ना ही रोहिणी को बात करने देते थे। अकेले एक कमरे में रहते हुए सुनीता का दम घुटने लगा था। उसने ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। सबसे ज़्यादा पीड़ा उसे अपनी ही संतान के व्यवहार से पहुंचती। एक रोज़ रौनक घर जल्दी वापस आया और रोहिणी स्कूल गई हुई थी। सुनीता उसे देखकर बोली, अरे बेटा, आज तू बड़ी जल्दी घर आ गया ऑफिस से, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? रौनक खुश होकर बोला, माँ मैं ठीक हूँ, नौकरी में मुझे प्रमोशन मिला है माँ। तभी रीना बोली, सच में रौनक? रौनक बोला, हाँ रीना, मैं जिस प्रोजेक्ट पर अप्रूवल के लिए गया था वो मुझे मिल गया, अब मैं सीनियर बन जाऊंगा। सुनीता बोली, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई बेटा तूने। और रौनक ने पैर छूकर अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। सुनीता बोली, खूब तरक्की करो बेटा। रीना बोली, मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। रीना रसोई में से कुछ मीठा लेकर आई और सबका मुंह मीठा कराया। सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। रौनक सुनीता के सामने कुछ पेपर्स रखते हुए बोला, माँ अब जल्दी से इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दो,
ताकि मैं जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सकूं। सुनीता ने कागज़ देखते हुए पूछा, ये क्या है और इन पर मेरे दस्तखत क्यों? काम तो तू शुरू करेगा ना, फिर मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए? रौनक बोला, माँ मैंने सोचा है शेयर मार्केट में पैसा लगाऊंगा, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, तो उसके लिए मैंने सोचा हमारा गांव वाला घर बेच देते हैं। सुनीता बोली, तू पागल हो गया है क्या? होश में भी है क्या बोल रहा है? वो हमारा पुश्तैनी घर है, हम उसे कैसे बेच सकते हैं? रौनक बोला, माँ क्या बुराई है घर बेचने में? हम कौन सा वहाँ जाकर रहने वाले हैं हम? सुनीता बोली, वहाँ रहेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को बेच दें। तब रौनक बोला, माँ क्या कहती हैं ना कि हर काम में बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, इसके जरिए तो हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है। रौनक, अगर बेटा भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। रीना बोली, रौनक बिल्कुल ठीक बोल रहे हो माँ, कहते हैं ना कि बाप दादाओं की संपत्ति बुरे वक्त में काम आती है, तो आज रौनक की मदद भी हो जाएगी और बड़ों का आशीष भी मिलेगा। सुनीता बोली, हरगिज नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे पाने के लिए भी और तरीके हैं, घर बेचने की क्या ज़रूरत है? बैंक से लोन ले लो या किसी से उधार ले लो, घर तो नहीं बेचना पड़ेगा ना। कम से कम इस शेयर मार्केट में पैसे डूब गए, हम तो पैसे और घर दोनों से जाएंगे। रौनक बोला, माँ आप समझ नहीं रही हैं, अगर हम किसी से पैसे उधार या लोन लेंगे तो उसका ब्याज भी तो भरना होगा ना माँ। शेयर खरीदने के लिए इतनी बड़ी रकम उधार लेनी पड़ेगी, तो ज़रा सोचो माँ, उस ब्याज पर कितना ज़्यादा उसका ब्याज देना होगा। उधार लेने के लिए कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और हमारे पास उस घर को गिरवी रखने के अलावा और कुछ है भी तो नहीं ना माँ। ऐसे तो घर भी जाएगा और ब्याज के पैसे भी जाएंगे, सो अलग। प्लीज़ मान जाओ माँ, सब दोस्त लगा रहे हैं पैसे, हम भी लगाते हैं ना माँ, घर की कुछ आमदनी तो बढ़ेगी इससे। अब रीना भी जो रौनक की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, मान जाओ माँ, क्या करेंगे आप इस घर का? खाली पड़े जानवरों का वास हो जाना है उसमें, और कुछ नहीं। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप वो घर रौनक को दे दो। सुनीता की बहुत सारी यादें, सपने, भावनाएं, जीवन सब उस घर से जुड़ा था। उसके पति की आखिरी निशानी थी वह घर, इसलिए सुनीता वह घर किसी को नहीं देना चाहती थी। सुनीता ने रौनक को घर देने से साफ इनकार कर दिया। रौनक गुस्से में चिल्ला उठा, कितनी स्वार्थी माँ है आप, आपको वो घर अपने बेटे से भी प्यारा हो गया है। जब पापा मरे थे ना, सबने कहा था कि बाप के बाद बेटे का हक होता है जायदाद पर, मगर मैंने वो घर आपके नाम कराया ताकि आपको कभी ऐसा ना लगे आपके पास अपना कुछ नहीं है। आज जब मुझे उस घर की ज़रूरत है तो कितनी आसानी से आपने मना कर दिया ना माँ। बस इतना ही प्यार है मुझसे, आप मुझे तरक्की करते अमीर बनते नहीं देखना चाहती माँ। सुनीता बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, तू उस घर पर उधार ले ले पैसे, या मैं तुझे दिलवा दूंगी, पर तू मेरी बात भी समझना बेटा, ये जुआ जैसा बाजार तेरे सारे पैसे खा जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। पैसे लगाने हैं तो सही जगह लगा, मैं तुझे कभी मना नहीं करूँगी। रौनक बोला, तो कर दिया ना मना, और कैसे माना करेंगे माँ आप? तब सुनीता कहने लगी, बेटा मैं पैसे दिलाती हूँ ना तुझे, मेरे जेवर बेचा, उनसे जो मिले वो लगा देना अपने काम में, लेकिन वो घर, उससे मेरी यादें और तेरा बचपन, तेरा जीवन, मेरा जीवन सब जुड़ा है बेटा। मेरे मरने के बाद तेरा जो मन हो वो करना उस घर का, पर अभी वो घर मैं नहीं बेच सकती बेटा। रौनक बोला, घर देने से तो मना कर दिया आपने, अब उन जेवरों का क्या करूँगा मैं, उनसे कौन सी ज़्यादा रकम मिलेगी मुझे? रीना बोली, माँ आपको जरा भी फिक्र नहीं है अपने बेटे की, आप इनके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? एक घर की ही तो बात है, और वो भी घर, ऐसा घर जिसे कभी हमें रहना ही नहीं है। मुझसे ममता का ज्ञान देती हो आप, और हैं आपकी ममता है ये जो अपने बेटे की कामयाबी से जलती हैं आप। सुनीता रोते हुए बोली, मैं क्यों अपने बेटे से जलूंगी, ये क्या बोल रही है बेटा तुम? तब रौनक गुस्से में बोला, रीना एकदम सही कह रही है माँ, अब तक मैं उसे छोड़कर आपके बारे में पहले सोचता था, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं माँ। वैसे तो बेटा बेटा करती रहती हैं, और एक घर क्या मांग लिया, आपकी तो जान निकल गई, और वो भी तब जब ये घर भी मेरा है और उस पर हक भी मेरा ही है। रीना बोली, माँ आपको जरा तो सोचना चाहिए, रौनक ऐसे ही तो आपसे वो घर नहीं मांगेंगे ना, उन्हें भरोसा है उनके पैसे नहीं डूबेंगे, तभी तो वो आपसे घर बेचने को कह रहे हैं। सुनीता बोली, तुम लोग समझ नहीं रहे बेटा, मैं, और रौनक ने अपनी माँ की बात बीच में ही काट दी। अब भी हम नहीं समझ रहे हैं माँ? वाह, मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आपको पाल रहा हूँ
आपके सारे खर्चे उठाता हूँ, आपके सारे आराम देता हूँ जिंदगी के, और आप हैं कि मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती। रौनक की बातों ने सुनीता का दिल भराया। उसने बिना देरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए उन्हें और रौनक के हाथ में रखते हुए बोली, तूने मुझसे मुझे पालने की कीमत तो मांग ली बेटा, लेकिन अपनी माँ का बेटा होना भूल गया शायद तू। सुनीता रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सुनील की तस्वीर के सामने अपने हाथ में लेकर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मैं आपके पूर्वजों के घर को नहीं बचा पाई। आपके बेटे ने मुझे पालने की, इस घर की रहने की कीमत में मुझसे वो घर मांगा था। आप ही बताइए मैं कैसे इनकार करती। मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर तो बस पैसे का भूत सवार है। किसी की भावनाएं, यादें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। पता नहीं क्या है ऐसा इस शहर में कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। सुनीता रोते हुए सुनील की तस्वीर से बातें करने लगी। वहीं दूसरी ओर रीना और जो रौनक इस बात का जश्न मना रहे थे। आखिरकार उन्हें घर मिल गया। अब रौनक रीना से कहने लगा, अब तुम देखना हम कैसे माला माल होते हैं। शेयर मार्केट में इतना पैसा है। माँ तो बेवजह जिद पर अड़ी थी, हम भी अब करोड़ों में खेलेंगे। दोनों घर के कागजों को देखकर बहुत खुश होने लगे। सुनीता हर वक्त मुरझाई सी अब रहने लगी। एक रोहिणी के साथ उसे वक्त का पता नहीं लगता था, लेकिन अब तो रोहिणी भी जो उससे दूर रहने लगी थी, उसकी माँ ने उसे दूर कर दिया था। सुनीता की हालत घर में रखे किसी सामान की तरह हो गई थी, जिसे सिर्फ ज़रूरत के समय याद किया जाता, इस्तेमाल किया जाता और वापस एक कोने में रख दिया जाता। सुनीता का मन बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। तभी एक दिन रौनक ने कहा, माँ हमें गांव जाकर वहाँ जो भी सामान है वो सब बेचना होगा, क्योंकि घर का सौदा हो चुका है। सुनीता बोली, ठीक है बेटा, बता देना जब जाना हो। रौनक बोला, कल ही चलते हैं माँ, 2-3 दिन का काम है, वहाँ सारा एक साथ निपटा कर आ जाएंगे। सुनीता दुखी मन से बोली, ठीक है बेटा। रोहिणी बोली, पापा हमारा कोई और घर भी है? तब रौनक बोला, हाँ बेटा, गांव में है, बहुत बड़ा घर है, जो आपके पापा की दादी और उनकी भी दादी का है। रोहिणी बोली, सच पापा, मुझे भी देखना है पापा वो घर, प्लीज़ पापा मैं भी चलूँ आपके साथ। तब रौनक बोला कुछ सोचकर, ठीक है तो फिर हम सब चलते हैं वहाँ। 2-4 दिन में तुझे मैं अपना सारा गांव दिखाऊंगा, देखेगी पापा का बड़ा सा घर। तब रोहिणी खुश होकर बोली, हाँ पापा मुझे देखना है। रौनक बोला, ठीक है कल चलेंगे हम चारों गांव, वहाँ घूम फिर कर सारा काम निपटा कर फिर वापस आएंगे। रोहिणी इस बात से बेहद खुश थी और सुनीता बहुत उदास थी, लेकिन वह चाहकर भी तो अब कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सभी ने अपना सामान अब जाने के लिए पैक कर लिया। अगली सुबह चारों लोग अपने गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचकर सुनीता वहाँ की सड़कों, वहाँ की गलियों, नुक्कड़ों को हर जगह से देखकर अपनी यादें ताज़ा करने लगी। रोहिणी भी गाड़ी की विंडो से मुंह बाहर करके गांव का वातावरण देख रही थी। वह पहली बार किसी गांव में आई थी। वहाँ की हरियाली देखते हुए रोहिणी बहुत आनंदित हो रही थी। उसने जैसे ही पूछा, पापा आपका घर कब आएगा? तभी कुछ ही पलों में वो लोग घर के बाहर खड़े हो गए। सुनीता गाड़ी से उतरकर जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची, उसकी आंखों से आंसू की बूंद जमीन पर गिर पड़ी, मानो उसके आंसू अपने पूर्वजों के चरणों को भिगोकर चरण स्पर्श कर रहे हों। सुनीता ने दहलीज को छूकर आशीर्वाद लिया और घर के ताले खोलकर अंदर आई। रौनक और रीना साथ में गाड़ी से सामान उतरवा रहे थे। रोहिणी इधर से उधर फुदक फुदक कर हर जगह देख रही थी। रोहिणी इतना तेज तेज बोल रही थी, उसकी आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग देखने लगे। उन्हीं में से एक महिला आकर अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, अरे रौनक बेटा तू? रौनक ने पलट कर देखा तो सामने पड़ोसन भाभी खड़ी थी। बोला, आपने पहचान लिया काकी मुझे? कहते हुए रौनक ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आप पड़ोसन भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी, सदा खुश रहो बेटा। रौनक बोला, काकी इनसे मिलो, यह मेरी पत्नी रीना और यह है मेरी बेटी रोहिणी। अब रीना ने भी उनका आशीर्वाद लिया और रोहिणी ने भी प्रणाम किया। अब पड़ोसन कविता कहने लगी, खूब खुश रहो। आज तू यहाँ कैसे आ गया बेटा? जब से अपनी माँ को लेकर गया यहाँ से, वो तो जैसे हमें भूल गई। रौनक बोला, रे काकी आप तो जानती हो शहर में कितना व्यस्त जीवन है, बस समय ही नहीं मिलता कहीं जाने का। पड़ोसन बोली, यह बात तो सही है बेटा, लेकिन तेरी माँ सुनीता कहाँ है? वो नहीं आई तुम लोगों के साथ? तभी पड़ोसन ने इधर उधर नजरें घुमाई
तो और सुनीता को ढूंढा। रौनक बोला, माँ अंदर चली गई है काकी, आप उनसे अंदर ही मिल लीजिए, आइए चलिए हमारे साथ। अब पड़ोसन काकी बोली, हाँ चल बेटा, अरसा हो गया सुनीता को देखे हुए, आज भी जी भरकर बातें करूँगी उससे। कविता भाभी खुद से बड़बड़ाते हुए अंदर रौनक के साथ आई और आरोही और रीना को दोनों अपने साथ आई। सुनीता अपने एक एक चीज़ को छूकर उसमें छिपे प्यार और यादों को फिर से ताज़ा कर रही थी। पड़ोसन भाभी ने उसे देखकर आवाज़ दी, सुनीता। उसकी आवाज़ सुनकर जैसे सुनीता ने उन्हें देखा, वह बाप विभोर हो गई। सुनीता भागकर उनके पास आई और कविता भाभी कहते हुए उनके गले लग गई। गांव आकर तो जैसे सुनीता के बेजान शरीर में जान फूट पड़ी थी। सुनीता कहने लगी, कैसी हैं अब भाभी? कविता भाभी बोली, मैं तो तुझसे भी ज़्यादा जवान हूँ, देख शहर जाकर तो तू सच में बूढ़ी हो गई सुनीता। सुनीता बोली, बस भाभी, अपना घर अपना ही होता है, जो सुख गांव में था वो शहर में कहाँ। कविता बोली, यह तो एकदम खरी बात कही है तूने सुनीता। सुनीता की बातों से अब रीना का माथा ठनक गया। वह सामान उठाकर कमरे में चली गई और रौनक भी उसके पीछे पीछे चला गया। रीना मुंह बनाते हुए कहने लगी, देख रहे हो अपनी माँ को, कैसे गांव आते ही उसके तेवर बदल गए हैं, हमें ताने दे रही है उस औरत के सामने, अपना घर अपना ही होता है। नकल करते हुए रीना कहने लगी, जैसे हमने कौन सा कैद करके रखा है तुम्हारी माँ को। रौनक उसे समझाते हुए कहने लगा, तुम सब छोड़ो ना रीना, हमें घर चाहिए था, मिल गया, बस अब जल्दी से यहाँ का सामान बेचकर शहर वापस जाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। हम कौन सा यहाँ कभी आने वाले हैं, तो निकालने दो माँ को अपने मन की भड़ास, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अब जो रीना ने रौनक की बातों को मानकर खुद को शांत कर लिया। सुनीता और कविता भाभी आपस में बातें करने लगी। काफ़ी देर बाद बात करने के बाद जो कविता ने कहा, वैसे तूने बताया नहीं, आज अचानक से तुम लोग यहाँ क्यों आ गई सुनीता, सब ठीक तो है ना? सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी हमने फैसला किया है, अब इस घर को बेच देना चाहिए, बस इसलिए यहाँ आए हैं, जो भी सामान है वो बेच देंगे। सुनीता की बात सुनकर कविता दंग रह गई। कविता बोली, लेकिन क्यों, ये तो तुम्हारा पुश्तैनी घर है, फिर इसे बेचने की नौबत कैसे आ गई?